बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत तफसील से गुफ्तगू करते, लेकिन मेरे पास फ़ोन आ गया था मेरे दोस्त प्रोफेसर तारिक सईद साहब का कि बहुत मुख्तसर गुफ्तगू कीजिएगा। बहुत अहम नावल, और यकीनन इस नावल के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। साहिर साहब शायरी करते थे जिस पे मैंने ये बहुत तवील मजमून हो गया है और कंपोज किया हुआ पूरा, और ये था भी कि अगला शुमारा इसी पे निकालूंगा तारिक साहब। कई मज़ामीन हो गए हैं, बस शाफे का ही तो इंतज़ार हो रहा था। एक शायर फिक्शन की तरफ आता है, और क्या वजह है कि फिक्शन के एक मामूली से कारी को मजबूर कर देता है कि वो उसके नावल पर भरपूर मजमून लिखे। कोई तो वजह है। ये कौन सा शायर है? साहिर लुधियानवी ने अपने घर का नाम परछाई रखा। तवील नज़्मों की सबसे बेहतरीन नज़्मों में लेकिन क्या परछाई का अक्स कभी एक रह सकता है? मोहताज है परछाई रोशनी के। जैसे जैसे रोशनी का डायमेंशन बदलता रहता है, परछाइयों का भी अक्स बदलता रहता है। यही जिंदगी का शराब है। कैसे तारिक साहब, कैसे एक फिक्शन राइटर ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी फिर इसको लिखने के लिए। और जब हम पढ़ते हैं तो मैं भी अपने आप को अवध का समझता हूँ। अवध शुरू ही वहां से होता है जहां पर साहिर साहब ने जिक्र किया है। तो आखिर ये क्या वजह थी कि उन्होंने इसका उन्वान भी ऐसा रखा? और आप तो लिसानियात के आदमी, लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हर तरह से ये सोचते हुए ये नावल कि आखिर हमें क्या है। बाग़े बेहिश्त से हमें हुक्म सफ़र दिया था, क्यों? अगर दिया है तो यहाँ कुछ था। अगर वो आबाद था तो हमने उसको फिर कितना आबाद किया या बर्बाद किया। फनकार इसे सोच रहा है, और फनकार इसीलिए हम नक़ाद के लिए बेहद अहम हो जाता है कि वो सोचता है, और फिर उसे जो जो बातें, जो जो निकात, जो जो पॉइंट्स पिंच करते हैं, उन पर वो लिखता चला जाता है। वो सियासतदान की तरह तकरीर नहीं करेगा, मुबल्लिग की तरह बात नहीं करेगा, लेकिन वो पॉइंट ऐसे ज़रूर रहता है कि जिससे हम, हमारे सामने जो आईना है, हम उसमें देख लें, उस परछाई को पहचान लें, और जो भागते चले जा रहे हैं तेजी से, उससे कुछ हम नतीजा हासिल करें। इसको हमने पूरे तरह से कोशिश की थी कि आखिर इस नावल को बार बार पढ़ने के लिए ये मुझे नावल क्यों मजबूर कर रहा है कि एक नदी जिसे हम अवध वाले दिन भर देखते रहते हैं, इस गोमती को मरकज और महवर क्यों बना रहा है? इस गोमती को वो गंगा से क्यों जोड़ रहा है? इस फासले को वो काशी में क्यों जम कर रहा है? क्यों वो अगर वो लेके अगर शुमाल और जुनूब के एक पूरे कल्चर को, बढ़ते हुए सार्फियत के ज़माने तक के कल्चर को, जहाँ अभयजोशी और गंगा है, दोनों आला तालीम याफ्ता है, क्यों वो जिक्र ले आता है कोविड-19 का? और क्यों फिर वो माजी और मुस्तकबिल के बीच में हाल को क्यों रखे हुए है? कभी हाल से अपने आप को अलग क्यों नहीं कर रहा है? बार बार ये सवालात हमें बताते हैं। ऐसा लगता है कि क्या ये शख्स जोग्राफिया का माहिर है, नब्बाज है, जो पैमाइश भी पूरी कर रहा है कि ये गोमती का फासला कितना है, कहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, ये फासला कैसे है, और क्यों ये गंगा तक पहुँच गई है।
उत्तर प्रदेश में ही रहने वाली ये नदी आखिर क्यों? और जब वो पहाड़ों पे ले जाते हैं तो फिर क्यों ये 14 कंकाल हमारे सामने आ जाते हैं? क्या कंकाल है? यह क्या परछाइयां हैं? हमारी जिंदगी क्या है? हम अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? कभी हमने अपने बारे में भी सोचा है? और जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो कुर्ब जवार हमारे सामने होता है। ऐसे ही फनकार के कुर्ब जवार है, फिर वो लखनऊ नहीं रहता है, वो लखनऊ से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, बहुत अच्छा रेशमा ने इस पर मजमून पढ़ दिया है। जिन लोगों ने नॉवेल नहीं पढ़ा है उस पूरे मंजरनामा सामने आ गया है। तमाम किरदार हमारे सामने आ जाते हैं और उन किरदारों के जरिए चंदा हो, चंदायन हो, आज की बातें हो या कोई भी मंजरनामा हो, उस कहीं भी कोई ऐसा है कि कारी को क्यों पिंच करता है, कारी क्यों सोच रहा है, ये बहुत से सवालात हैं। और मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ अपने दोस्त तारिक सईद साहब से कि मैं भी यहाँ आया हूँ तो शाफे को सुनने के लिए। कि शाफे की एक सबसे बड़ी खूबी है कि चाहे वो फिक्शन पे बात कर रहे हो, सहाफत पे बात कर रहे हो, शायरी पे बात कर रहे हो, वो कहते हैं कि हमेशा अर्जुन की तरह आंख पर नजर रखो, पॉइंट तलाश करो कि फनकार ने क्या कहा है, उसके जहन में क्या था, वो शऊर और लाशऊर की कशाकश से क्या नतीजा अख्ज़ करना चाहता है, क्या वो हम तक पहुंचाना चाहता है। इन निकात को ही बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ आखिर का अपने मजमून का हिस्सा पढ़ूंगा। नावल का आगाज आज़ादी हिंद से पहले के मंजर से होता है। सिर्फ आखिरी हिस्सा पढ़ना जो कारी को निहायत खामोशी से माजी करीब से माजी बैद की जानिब ले जाता है। कोट, जनवरी की सर्द धुंध में डूबा कांपता लखनऊ और खामोश सहमी सहमी घूमती गोमा उस दिन पर लानत भेज रही है कि जब इंसान ने एक रोज अचानक इसे खूबसूरत बनाने का फैसला कर लिया था। नॉवेल यहीं से शुरू होता है और यहीं पे पहला पॉइंट दे दिया है फनकार ने। उफ, इंसान जब कुदरत को हसीन बनाने का इख्तियार अपने हाथ में ले लेता है तो कितना जालिम हो जाता है। जुमले देखिए फनकार के। दरिया किनारे मिट्टी रो रही है, हायरी गुमा, दीवारों ने तो हमारा रिश्ता ही खत्म कर दिया। साहिलों पर सब्जा अफसुर्दा है, हमारे लिए तो कोई जगह बची ही नहीं। कितने पुराने दोस्त, सबका दम घुट रहा है, रो रो कर सब रुखसत होते जा रहे हैं। अलविदा अलविदा, आदमजात को अपने साहिलों पर बसेरा देने की कीमत चुका रही है गोमती सफा 7, जहां से नावल शुरू हो रहा है और जहां पर नावल खत्म हो रहा है। अब वो जुमला सुन लीजिए। कोट, कमरे में चंदन और रिफत देर से आमने सामने बैठे थे। नन्ही चंदा चैन से सो रही थी। फिर रिफत धीरे से बोली, क्या सोच रहे हो बाबू? चंदन ने रिफत को देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं। तुम क्या सोच रही हो रिफत? कुछ नहीं, रिफत ने जवाब दिया और दोनों हंस पड़े। फिर उन दोनों ने जमाने से बिछड़े हुए दो अपनों की तरह बहुत सी बातें की, चांद की, चंदा की और बीते दिनों की अन की। सिर्फ जो मैंने रिजल्ट निकाला है वो शाफे साहब के लिए, ताकि गुफ्तगू आगे हो और कुछ मैं भी सीख सकूं उससे। फनकार ने नावल को शऊर और लाशऊर की यादों में इस तरह सजाया है कि एक बड़े ज़मानी बुद्ध
یعنی مسافات کے اسفار کا احساس ہی نہیں ہو پاتا۔ آج کا قاری بھی ساحر کے نوسٹیلجیا کا شریک ہو کر ناول سے محظوظ ہوتا ہے۔ صرف ماضی کا ہی ذکر نہیں بلکہ منظرنامے پر ابھرنے والے واقعات و حادثات آج کے حالات سے مختلف نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ خوف، دہشت اور انانیت اس وقت بھی تھی اور آج بھی بدلی ہوئی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں یہ قوی احساس ابھرتا ہے کہ جو خود کو نہیں پہچان سکا وہ 14 کنکالوں کے بارے میں کیا معلوم کر پائے۔ ناول کا پلاٹ گٹھا ہوا، مربوط اور منضبط ہے۔ بیجا فخر و غرور، بغض و اناد اور حرص و طمع کے انگنت واقعات میں منطقی ربط ہے۔ زبان و بیان میں چھا جانے اور گھر کر لینے والی کیفیت ہے۔ فطرت کی پامالی اور قدرتی ذرائع کی بربادی کو راجیو پرکاش ساحر نے شدت سے محسوس کیا ہے اور پھر طے بطے محسوسات کو صفحہ کرتاس پر منتقل کر دیا ہے۔ خوبی یہ ہے کہ آتماؤں کے سراب کے خالق نے گزرے ہوئے کل، لمحے موجود اور آئندہ کے درمیان اپنی تخلیقی ہنرمندی سے مشاہداتی سطح پر تفہیم کی نئی راہوں کو ہموار کرنے اور معنیاتی سطح پر حرف ربط کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ساحر صاحب کے اس فنکارانہ عمل کے لیے میں انہیں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔